गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पर्यावरण के मुद्दे इन्वायरमेंटल इश्यूज के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम ठोस अपशिष्ट के बारे में हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था। आज इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्लास्टिक अपशिष्टों का निपटारण किस प्रकार किया जाता है। डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक वेस्टेज। प्लास्टिक अपशिष्ट के निपटारे की एक कारगर विधि लगभग 8 साल पहले बेंगलुरु में प्लास्टिक बोरियों के उत्पादनकर्ता अहमद खान के द्वारा खोजा गया। प्लास्टिक बोरियों के व्यापार में 20 वर्ष तक लगे रहने वाले 57 एज के मोहम्मद खान ने पुनश्चक्रित प्लास्टिक का पॉलीब्लेड नामक महीन पाउडर तैयार किया और इस पाउडर का जो उपयोग है वो सड़क बनाने में बिटुमनी के साथ मिलाकर किया। इस काम में आरवी इंजीनियरिंग कॉलेज के बेंगलुरु सिटी कॉरपोरेशन का सहयोग उनको मिला। बिटुमनी और पॉलीब्लेड के मिश्रण से जो सड़क बनते हैं उनका जल विकर्षण गुण यानी कि जल से बचे रहने की क्षमता बढ़ जाती है और इसके फलस्वरूप सड़क की उम्र जो है वो 3 गुनी ज़्यादा बढ़ जाती है। इस सफलता के बाद कचरा चुनने वालों की जहाँ पे 40 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से मजदूरी मिलती थी वह बढ़कर 6 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया और इस तकनीक का उपयोग करके 2002 तक लगभग 40 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जा सका। इस प्रकार पॉलीब्लेड की खोज और उसके उपयोग से प्लास्टिक अपशिष्टों का निपटारा संभव है और उसके कुप्रभाव से भी मुक्ति मिल सकती है। अस्पताल वगैरह में खतरनाक अपशिष्ट जिसमें कि डिस्पोजेबल इंजेक्शन, संक्रमित कॉटन, प्लास्टर ऑफ पेरिस, संक्रमित पट्टियाँ, ब्लड, मानव शरीर के कटे हिस्से, खाली बोतलें, विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ, ये सब प्रतिदिन निकलते रहते हैं और इसमें हानिकारक रोगजनक सूक्ष्म जीव होते हैं। इस प्रकार के अपशिष्टों का समुचित निपटारा करना जरूरी होता है। इन अपशिष्टों को एकत्र कर भस्मक इंसिनेरेटर के द्वारा अत्यधिक तापमान पर इनको जला देना चाहिए। बढ़ती समृद्धि से विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे कि टेलीविज़न है, मोबाइल फ़ोन, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, एसी, रेडियो, इन सब का उपयोग जो है बहुत स्पीडली बढ़ा है और लोग जो है वो नए नए मॉडल के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को खरीदने के लिए, अपने पास रखने के लिए पुराने सामान को जनरली फेंक देते हैं। इस प्रकार जिन इलेक्ट्रॉनिक सामान का उपयोग नहीं होता है या जो खराब हो जाते हैं वे इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट या ई वेस्टेज कहलाते हैं और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, विषैले होते हैं। विकसित देशों में उत्पन्न होने वाले अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट विकासशील देशों खास करके भारत, पाकिस्तान, चीन में निर्यात कर दिए जाते हैं, जिससे विकासशील देशों में इसकी संख्या जो है वो समस्या जो है वो बढ़ जाती है। ई अपशिष्ट को या तो जमीन में गाड़ देना चाहिए या इसको जलाकर नष्ट कर देना चाहिए। इनमें जो तत्व मौजूद होते हैं या धातु जो होते हैं इनका पुनश्चक्रण किया जा सकता है, जैसे कि लोहा, निकेल, तांबा, इनका पुनश्चक्रण रिसाइकलिंग करके इसको पुनः उपयोग में लाया जा सकता है, रीयूज किया जा सकता है और इस प्रक्रिया में विकसित देशों की तरह वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करना चाहिए जिससे इससे जुड़े कर्मियों पर इसका कोई हानिकारक प्रभाव ना हो बल्कि या कम से कम हो। नेक्स्ट आता है कृषि रसायन और उनके प्रभाव, एग्रोकेमिकल एंड देयर इफेक्ट्स। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में फसल के उत्पादन में वृद्धि के लिए विभिन्न प्रकार के अकार्बनिक उर्वरकों और पीड़कनाशकों का, पेस्टिसाइड्स का उपयोग किया जाता है फसल को बचाने के लिए, फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए। हरित क्रांति के चलते इनकी मात्रा में और ज़्यादा वृद्धि, जब फसल के उत्पादन को बढ़ाने का अभियान चला तो इन सभी चीज़ों का उपयोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा किया जाने लगा। इसके अतिरिक्त शाकनाशी जो खरपतवार उग जाते हैं, कवकनाशी जो उसमें पेस्टिसाइड्स लग जाते हैं और अनेक तरह के रसायनों का उपयोग भी जरूरत के अनुसार किया जाता है।
इन उर्वरकों में पाए जाने वाले नाइट्रेट एवं फास्फेट वर्षा जल के साथ नज़दीक के जलाशय में एकत्रित हो जाते हैं और उसमें सुपोषण के रूप में जल प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होते हैं। सुपोषण किसके लिए? जीवाणुओं के लिए। कई पीड़कनाशी जैव आवर्धित होकर पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न पोषी स्तर में अवस्थित जीवों को हानि पहुंचाते हैं और कृत्रिम उर्वरक के स्थान पर जैव उर्वरक का उपयोग और नियंत्रित तौर पर पीड़कनाशी का उपयोग करना चाहिए। जैव खेती या कार्बनिक खेती, खेती की वह पद्धति जिसमें रासायनिक उर्वरक, पीड़कनाशी और अन्य रसायन का उपयोग कम से कम या बिल्कुल नहीं किया जाता और उसके स्थान पर कार्बनिक पदार्थों का उपयोग किया जाए, कार्बनिक खेती कहलाती है। इस प्रकार के खेती में पेड़ पौधों के अपशिष्ट, जानवर के मलमूत्र, कृषि अपशिष्ट, ये इन सब पदार्थों को, कार्बनिक पदार्थों को एकत्र करके उनका खाद बनाया जाता है और इससे मृदा की उर्वरता जो है वो बढ़ाई जाती है। इसमें संसाधन का अधिकतम उपयोग कर उत्पादकता में वृद्धि की जाती है। मतलब जो हमारे पास वेस्टेज, कार्बनिक वेस्टेज बचा है, उसी का उपयोग जो है वो उत्पादन की वृद्धि में की जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर कृषक मधुमक्खी पालन, डेयरी प्रबंधन, जानवरों के मलमूत्र और घास फूस से कंपोस्ट का निर्माण, जल संग्रहण, ये सब कार्य एक साथ करके एक ऐसी श्रृंखला तैयार कर सकता है जिससे हर प्रकार के सामान का उपयोग होता रहे और रासायनिक उर्वरक के स्थान पर प्राकृतिक उर्वरक का अधिक से अधिक उपयोग किया जा सके। कंपोस्ट के निर्माण के साथ साथ इससे निकलने वाले बायोगैस से फार्म की ऊर्जा की जरूरत भी पूरी हो सकती है और इस प्रकार की जो एकीकृत जैव खेती है उसके अपशिष्ट का पूर्ण उपयोग हो जाता है और खेती से संबंधित मुख्य आवश्यकताओं की आपूर्ति भी हो जाती है। देश के विभिन्न भाग जैसे हरियाणा में इस प्रकार की खेती काफ़ी प्रचलित हो रही है। इससे कम खर्च में एक उपयोगी प्रक्रम तैयार हो जाता है और इस सूचना के प्रसार और एकीकृत जैव प्रकार की खेती जो है के प्रयोग में सहायता प्रदान करने के लिए डागर ने हरियाणा किसान कल्याण क्लब बनाया है, जिसका वर्तमान सदस्य संख्या 5000 किसानों की है। तो विभिन्न प्रकार के कीटों को नष्ट करने के लिए नीम की पत्तियों का उपयोग किया जाता है पेस्टिसाइड्स के रूप में। फसलों की ऐसी प्रजातियां उगाई जाती है जो कि कीट प्रतिरोधी हो। जंगली पौधों के साथ जो देसी पौधे हैं उनका हाइब्रिडाइजेशन करके इस प्रकार के पौधे तैयार किए जा सकते हैं। ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। तो आज हम इतने पढ़ेंगे। नेक्स्ट डे हम रेडियो सक्रिय अपशिष्ट के बारे में जानेंगे।